कैसे कैसे उन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले वो 1600, ठीक है, जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। ठीक है जी, ये आप सबको मालूम है, एस्टेब्लिश हुई। ठीक है जी, और आपको यहाँ बताऊँ कि सबसे जो यूरोपियन कंट्री कौन, जो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी है जो इंडिया में आई, वो कौन सी थी? पोर्चुगीज़। ठीक है, ये सबको आपको मालूम है, पोर्चुगीज जो ऐसे यूरोपियन थे जो फर्स्ट इंडिया में आए थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सब 1600 में आई। ठीक है जी, उसके बाद जो विलियम हॉकिंस है वो 1609 में, आपको ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विलियम हॉकिंस जो था 1609 में, विलियम हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस जो था, ठीक है, वो कहाँ? जहांगीर के कोर्ट में आया। ठीक है, जहांगीर, जहांगीर कौन था आपको मालूम है? जो अपने मुस्लिम, जो अपने जैसे बाबर का जो बाबर 1526 के बाद, जो फर्स्ट पानीपत की फाइट के बाद जो बाबर ने यहाँ पे जो इरा जो चला था, वो कौन सा था? वो जहांगीर के जैसे बाबर के जो था। ठीक है, बाबर ने हराया था। ठीक है जी, उसके बाद जो पानीपत की फाइट के बाद बाबर जो था वो मुगल एम्पायर का क्या था? इंडिया में मुगल एम्पायर को जो एस्टैब्लिश करने वाला कौन था? बाबर। ठीक है, उसने क्या किया था? 1526 में जो फाइट हुई थी पानीपत की फर्स्ट फाइट, किस किस के बीच में हुई थी? वो आपके इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में, और बाबर उसको जीत गया था। उससे क्या हुआ था? जो लोदी डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, और उससे कौन सा इरा शुरू हो गया? आपका जो ये मुगल एम्पायर है वो इरा शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बारे में हम डीपली जो है हम चैप्टर वाइज करेंगे। मैंने क्या किया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको फर्स्ट लिया है, उसके बाद हम जो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम क्या करेंगे, जो मिडविल हिस्ट्री है उसको भी करेंगे, और जो हमारी जो जैसे हड़प्पन सभ्यता है उसको भी हम कवर अप करेंगे। उस वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बनता है हिस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ही पड़ता है, जो हम पहले उसको कवर करेंगे। धीरे धीरे हम सभी तरह की जितनी भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको कवर अप करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम अभी ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में एस्टेब्लिश हुए। ठीक है, तो आपको मैं ये बता रहा था, जो 1526 में जैसे बाबर के साथ जो इब्राहिम लोदी की फाइट होती है, उसमें क्या बाबर जीत जाता है? फर्स्ट पानीपत फाइट। ठीक है, पानीपत बैटल। ठीक है, कब हुई? 1526, किसकी? इसमें बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसमें क्या होता है? बाबर जीत जाता है और लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या है, बाबर की जो डायनेस्टी है वो शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या होता है कि 1609 में, देखिए ये 1526 में आया और 1530 में इसकी जो डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा आया, उसका बेटा चलता चलता जो जहांगीर है वो कौन था? इसका ग्रैंड सन था। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड सन था। ठीक है, जहांगीर जो था वो ग्रेट ग्रैंड सन था। ठीक है जी, उसके बाद, ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि आप जो 1611 में, ठीक है, 1611 में मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये मैं आपको बता दिया है इसके बारे में। ये विलियम हॉकिंस 1609 में आते हैं। ठीक है, इसके बाद 1611 में 16 कैप्टन मेल्टन ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मुगल टू गवर्नर ऑफ सूरत टू ट्रेड देयर। ठीक है, सूरत में ट्रेड करने के लिए जो है परमिशन मिल जाती है। ठीक है, कब मिलती है? 1611 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 1611 को क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1609 में विलियम हॉकिंस आते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको जो परमिशन है उनको परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, बट फिर लेटर विलियम हॉकिंस को नहीं मिलती है, यहाँ परमिशन तो नहीं मिलती है। फिर कैप्टन मिल्टन, ठीक है, कैप्टन कौन आया? 16 ये कौन था? 1611 में कौन था? 1611 में कौन आया? ये आपके कैप्टन मिडलटन। ठीक है, कैप्टन मिडल मिडलटन। ठीक है, मिडलटन आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मुगल जो गवर्नर थे उनसे परमिशन ली क्या करने के लिए? सूरत में ट्रेड करने के लिए, सूरत में ट्रेड करने के लिए एज ए ट्रेडर आए। ठीक है जी, 1611 को इनको क्या मिल गई? सूरत में ट्रेड करने की। 1613 को क्या हुआ? 1613 को क्या हुआ? इनको क्या फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश, जो फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए सूरत में इनको परमिशन दे दी गई। ठीक है, सबसे पहले क्या 16 ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। 1609 में क्या हुआ? विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के ओर्ड में आए, बट वहाँ से उनको परमिशन नहीं मिली।
1611 को क्या हुआ, कैप्टन मिडलटन जो थे उनको गवर्नर से, सूरत का जो गवर्नर था उससे ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। 1613 में क्या हुआ कि उनकी फर्स्ट जो सूरत में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया, कहाँ किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो फर्स्ट उनकी जो थी फैक्ट्री थी कहाँ पे थी, सूरत में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सर थॉमस रॉय, ठीक है, सर थॉमस रॉय 1615 में, ये जो एक सीरियल वाइज चल रहा है काम, सर थॉमस रॉय, थॉमस रॉय, ठीक है जी। वो क्या थे, वो द एम्बेसडर ऑफ किंग्स जेम्स वन, ठीक है, किंग्स जेम्स वन के एम्बेसडर थे, ठीक है जी। वो क्या किया, जहांगीर के कोर्ट में फिर से आए, ठीक है, और 1618 तक टू फरमान्स उनको मिल गए, ठीक है जी। वन ऑफ फ्रॉम द एम्पायर एंड प्रिंस कुरमा टू कंफर्म फ्री ट्रेड एंड एग्जाम्पशन फॉर द, फिर क्या हुआ 1615 को सर थॉमस को क्या क्या दो फरमान मिल गए, क्या क्या फरमान मिले, एक तो वो क्या करेंगे, फ्री ट्रेड कर सकते हैं, और इंडियन जो इनलैंड टोल्स उनसे वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है जी। वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और उनको क्या एग्जाम्पशन होगी, जो टोल्स जो हम टैक्सेस लगते थे उनके लिए उनको एग्जाम्पशन होगी। तो सीरियल देखिए 16 में इस्टेब्लिश होती है कंपनी, 9 में विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, बट उनको क्या परमिशन नहीं मिलती। 1611 में कैप्टन मिडवेल टाउन जो होते हैं सूरत के लिए, उनको ट्रेड की परमिशन मिल जाती है, कहाँ से मिलती है, जो सूरत का गवर्नर था, मुगल गवर्नर था, उनसे मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, वो एस्टैब्लिश करते हैं अपनी सूरत में एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर थॉमस रॉय आते हैं, कौन है वो एम्बेसडर ऑफ किंग्स जेम्स वन है। कहाँ पे आते हैं, अगेन वो कहाँ पे आते हैं, जहांगीर के कोर्ट में ही आते हैं, और वहां से उसको क्या मिलता है, एक तो एग्जाम्पशन मिलती है किसमें, टैक्स में, और फ्री ट्रेड करने के लिए उनको परमिशन मिल जाती है, ठीक है। तो 1615 तक का हमने कवर कर लिया, अब आगे, ठीक है। फिर 1616 में क्या हुआ, वो फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ में मुसलीपट्टनम में, ठीक है जी। 1616 में क्या करते हैं, वो साउथ में मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम पत्तनम में भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इंडिया में जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो सूरत में, ठीक है, वो 1613 में, लेकिन साउथ में कहाँ, मुसलीपट्टनम, वहाँ पे वो फैक्ट्री शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या किया, धीरे 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 क्या किया, उन्होंने अपना जो था इंडिया में अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। अब उनको ये मालूम था कि इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे पहले यहाँ क्या हुआ कि इंडिया में उनको मालूम था कि जो बंगाल है, बंगाल है वो जब जो 16 और 17 सेंचुरी में मोस्ट पावरफुल था, ठीक है जी। जब ये आए तब तो मुगल एम्पायर मोस्ट पावरफुल था, क्योंकि इसके बाद औरंगजेब आया, ठीक है, जहांगीर के बाद औरंगजेब आया, जिसने काफ़ी जो तगड़ा शासन किया, ठीक है, ओवर द इंडिया, ठीक है। तब तो ये कुछ भी नहीं कर पाए, बट ठीक जैसे ही वो चले गए, मतलब जैसे ही जहांगीर की जो अपना औरंगजेब है उसकी डेथ होती है, उसके बाद क्या होता है, मुगल एम्पायर कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी अच्छा शासक जो मुगल एम्पायर में वो नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो बंगाल जो है उनकी नज़र जो होती है वह बंगाल पे होती है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल जो है वो बंगाल होता है। अगर वो देखिए, अगर तो दो तरह के शासन कर सकते हैं, या तो आप पावरफुल जो है सबसे पावरफुल है उसको हरा दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या, वो दूसरे जो छोटे छोटे राज्य होंगे वो तो डर जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही काम किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कौन सा टारगेट किया, पावरफुल, क्योंकि मोस्ट पावरफुल बंगाल था, उसी पे उन्होंने टारगेट किया। तो क्या किया उन्होंने, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कवर अप एक और टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है, सो दैट कि 16, मैं थोड़ा सा ये सीधा 1757 पे लेके जा रहा हूँ, फिर हम 1858 में आएंगे। क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, जो बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस किस के बीच में होते हैं, ब्रिटिशर और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल में 1757 में ये फाइट होती है, 23 जून 1757। इससे क्या होता है कि बंगाल में थोड़ा सा पावरफुल जो दिखने वाली, तब क्या था, फ्रेंच जो थी, जो पावरफुल जो यूरोपियन कंट्री थी वो पावरफुल थी, बट जब ये प्लासी की फाइट होती है इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक पावरफुल जो समुदाय उभर के आया, ठीक है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये जो फाइट थी जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, उसके रीज़न क्या थे, सबसे पहले तो ये रीज़न हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो उसका रीज़न ये था कि फारूक शाह से जो किंग था, जहाँ जो उसका मुगल एम्पायर का जो किंग था, उनसे क्या था, एक दस्तक दस्तक उन्होंने प्राप्त कर ली थी, किन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। उससे क्या था कि दस्तक प्राप्त करने से उनको क्या था, फ्री ऑफ वो ट्रेड कर सकते थे, वो इंडियंस के भी जो ट्रेड था उस पर उनको ट्रेड करना, जो टैक्स था वो फ्री था। तो इसके कारण क्या था, सिराजुद्दौला के जो बंगाल में काफ़ी नुकसान हो रहा था, उसके लिए वो क्या था, ब्रिटिशर्स पे काफ़ी चिढ़ गया था,
ठीक है। और साथ साथ जो उनकी इस पावर को बढ़ते हुए देख के फ्रेंच जो थे वो भी थोड़ा सा उसके अगेंस्ट थे, इसीलिए वो जो रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, ठीक है। सिराजुद्दौला के हारने का कारण क्या था, सिराजुद्दौला के जो हारने का कारण था कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो काफ़ी स्मार्ट था। उसने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के जितने भी जो उसके भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ थे, जैसे कि आप जगत सेठ, मीर जाफ़र, राय दुलबर, इन सबको क्या था, ये काफ़ी फेमस थे इन बंगाल, काफ़ी रिचेस्ट पर्सन थे, ठीक है। और इसका जो आर्मी में भी काफ़ी दबदबा था, इन सबको अपने साथ मिला दिया। और क्या हुआ कि चीटिंग की गई, जो सिराजुद्दौला है उसके साथ चीटिंग की गई। सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन चीटिंग के कारण वो हार जाता है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 23 जून 1757 को ये बैटल होती है, उसमें क्या होता है कि वो हार जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। और मीर जाफ़र का जो है, मीर जाफ़र को क्या कर दिया जाता है, बंगाल का जो है वो आपका नवाब बना दिया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, ये फाइट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो बंगाल में काफ़ी जो ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप होना शुरू हो जाता है, वो काफ़ी इसमें जो इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक बक्सर, फिर से बक्सर की फाइट होती है। फिर से अब आपको मालूम है जो मीर जाफ़र है, ठीक है, उसको जो नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। उसको मारकर मीर कासिम जो था, उसका जो कौन था, वो उसके बेटे का घरवाला था, ठीक है। वो मीर कासिम, इसको मार के मीर जाफ़र को बांध के, मीर जाफ़र को मारकर मीर कासिम को नवाब जो बंगाल बन जाता है, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन है, जो मुगल एम्पायर है उसका जो राजा था, वो उस टाइम पे शाह आलम सेकंड था। और उनके और हेक्टर मुनरो के बीच में फाइट होती है, ठीक है। हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम, अवध, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड, ठीक है। इनके बीच में फाइट होती है, कब होती है, 1764 को, 22 अक्टूबर, ठीक है। इसमें फिर से क्या होता है, ये जो बंगाल के हैं, ये मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम, ये हार जाते हैं, ठीक है। और हेक्टर मुनरो जीत जाता है। इससे क्या होता है कि ब्रिटिशर जो है, ब्रिटिशर मोस्ट पावरफुल पावरफुल कंपनी कंपनी उभर के आती है, ठीक है। अब ये क्या है, इनका जो बंगाल जो है इनके अंडर आ जाता है, ठीक है। तो और इनकी सुप्रीमेंसी जो इंडिया में इनकी पावर का एक दिखावा देखना शुरू हो जाता है कि हाँ, ब्रिटिशर मोस्ट पावरफुल हैं इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके बीच ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होती है, 1765 में, ठीक है। और जो ट्रीटी होती है वो किस किस के बीच में होती है, एक तो आप देखिए जीतता कौन है, हेक्टर मुनरो। बट जो ट्रीटी होती है, जो आफ्टर बैटल जो होती है, बक्सर की फाइट के बाद जो ट्रीटी होती है, वो किस किस के बीच में होती है, वो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, जिसने बैटल ऑफ प्लासी को जीता था, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, मैं थोड़ा सा, ठीक है जी, बंगाल बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, उसको बुलाया जाता है। और वो क्या करता है, ट्रीटी करता है किस किस के साथ, सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद जो शाह आलम सेकंड, ठीक है, और मुगल अंपायर के साथ, ठीक है। तो क्या क्या ट्रीटी होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हम अच्छे से करेंगे जब हम जो फाइट्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक आपकी ग्राउंड बना रहा हूँ, सो दैट कि हमें मालूम पड़े कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ वो क्या कारण थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वीडियो जो थोड़ा लंबी हो जाएगी, थोड़ा आपको लगेगा कि ये कौन से चैप्टर चल रहे हैं आप, तो 1858, ये एक ग्राउंड है कि कहाँ से वो ब्रिटिशर्स, क्यों हम जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसके बिहाइंड। तो ये था कि जो ट्रीटी होती है उसमें, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में काफ़ी पावरफुल हो जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो साउथ की साइड जाते हैं, मैसूर को जीतते हैं, ठीक है। मैसूर को जीतने के बाद वो पंजाब को एनेक्स करते हैं, ठीक है। पंजाब को जीतते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑल ओवर जो इंडिया है उनके अंडर आ जाता है, ठीक है जी। तो 1857 तक क्या है, जो इंडिया है उनके अंडर आ गया होता है, ठीक है जी। तो अब जो ये पॉलिटिकली जो रीजंस थे, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, क्या कारण थे कि जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है वो यही है कि वो जो कैसे वो इंडिया में आए, उन्होंने कैसे कैसे इंडिया को कैसे जीता, ठीक है। कैसे उन्होंने पहले बंगाल को जीता, फिर वो मैसूर गए, ठीक है, फिर मराठास को जीता, फिर उन्होंने पंजाब को जीता, ठीक है। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनकी पावर बढ़ती गई और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंडिया में अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो जो 18 रिवोल्ट होता है 1857 का,
ठीक है, वो क्या था, गॉट, ठीक है, अबव बैटल्स गॉट स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या, जितनी भी ऊपर की बैटल थी, ये जो जो मैं ये अभी दो बैटल्स इसलिए क्योंकि इन्होंने एक ग्राउंड तैयार की थी, उसके बाद वो मैसूर को जीतते हैं, उसके बाद वो मराठास को हराते हैं, ठीक है जी, एंग्लो मराठास वॉर्स होती हैं वो जीतते हैं, उसके बाद वो पंजाब को एनेक्स करते हैं। तो वो क्या है, ओवरऑल क्या है, वो सारी जो पावर्स हैं, जितना भी इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया, जो 70-80% उनके हाथ में होता है। तो जो उनकी पोजीशन है 1857 तक बहुत स्ट्रांग होती है इन इंडिया में, ठीक है जी। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या क्या कारण थे कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है वो क्यों होता है, उसके कारण क्या थे वो देख लेते हैं, ठीक है जी। जो इंडियन इम्यूनिटी, ठीक है, द इंडियन इम्यूनिटी, ठीक है, म्यूटनी 1857 टू 59 बट स्प्रेड बट अनसक्सेसफुल, ठीक है, ये हुई तो सही। जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस फाइट थी वो इसी को बोलते हैं द रिवोल्ट 1857 को ही, बट ये अनसक्सेसफुल थी। हमारा फर्स्ट जो स्टेप था टुवर्ड द फ्रीडम, ठीक है। तो हम क्या था इसका, हमने फर्स्ट स्टेप लिया था, ठीक है। ये क्यों क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच द फंक्शन एंड सॉल्व इन द पावर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसके बाद क्या था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंडर थी, ठीक है, वो उसके अंडर ही काम करती थी। तो हमारे जो फर्स्ट जो रिवॉल्ट था 1857 का उनके अगेंस्ट था, ठीक है, अनसक्सेसफुल रहा। क्यों, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था, क्या एक्सप्रेशन था, ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था कि हम आपकी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ स्पॉय ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी बट इवेंचुअली सिक्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ द मार्च। पहले क्या हुआ, शुरुआत में क्या होता है कि ये ओनली आर्मी में शुरू होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी होती है उसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। और उस धीरे धीरे क्या होता है कि ये मास पार्टिसिपेशन ऑल ओवर इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इसमें शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है हम वो देखते हैं। द रिवॉल्ट इज नोन एज सेवरल नेम्स, ठीक है, इस रिवॉल्ट के काफ़ी नेम हैं। द स्पॉय ऑफ म्यूटनी, ठीक है जी, इसको ये भी बोला जाता है बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन, ठीक है, उनके द्वारा क्या बोला गया है, द स्पॉय ऑफ म्यूटनी, ठीक है। द इंडियन म्यूटनी, ठीक है, क्योंकि इंडियंस थे। द ग्रेट रेवोल्यूशन, ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ द 1857, द इंडियन इन सर्केशंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसके द्वारा, ये मोस्ट काफ़ी ये जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर ने बोला गया था। ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा बोला गया है, मतलब किसने ये बोला है कि फर्स्ट वॉर 1857 जो है वो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो आपको ये मालूम है विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने ये बोला था ये 1857 जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट रिवॉल्ट जो था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो इसके कॉजेज क्या क्या थे। हमारा पॉलिटिकल कॉज था कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी टू एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड डायरेक्ट एनेक्शन। इसमें क्या था, डॉक्ट्राइन लैप्स जो थी 1840 में डलहौजी की तरफ से, डलहौजी तो थे जो ब्रिटिशर थे, उसने क्या किया था, एक पॉलिसी को लाया जिसमें था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसमें क्या था कि आप किसी को गोद लेकर उसको राजा नहीं बना सकते, ठीक है, गोद लिया हुआ बच्चा कभी भी राजा नहीं बनेगा। हिंदू फैमिली में भी कोई भी गोद लिया बच्चा जो है उसको आप राजा नहीं बना सकते। तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, मतलब इनडायरेक्ट वे से वो क्या जगह को उन राज्यों को हड़पना चाहते थे, ठीक है, ये एक उनकी पॉलिसी थी। और डायरेक्ट एनेक्सेशन, जैसे कि जो अवध था उसको जो मेला एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हड़प लिया था कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही नहीं है, तो लॉर्ड डलहौजी ने उसको क्या किया, अनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। तो ये जो काम थे, ये जो पॉलिसीज थी, ये पॉलिटिकल कॉज थे कि ये रिवोल्ट जो हुआ 1857 में। तो क्या था कि जो जनता थी, जो विद्रोही काल थे, वो अंदर से फ्रस्ट्रेट थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, उसने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई का अपना जो सन था वो नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट किया था, बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसको राजगद्दी देने से मना कर दिया था, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था। और सितारा जो था, फर्स्ट एनेक्सेशन जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो फर्स्ट एनेक्सेशन हुई थी वो सितारा नागपुर थी। ये आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर फर्स्ट जो राज्य था कौन था जिसको एनेक्स किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए सितारा जो था नागपुर का, उसको फर्स्ट एनेक्स किया था अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अंडर, ठीक है। उसके बाद झांसी को एनेक्स किया गया, ठीक है। उसके बाद जैतपुर और सबलपुर, उदयपुर, इनको भी एनेक्स किया गया। उसके बाद अवध को एनेक्स किया गया। और ये भी क्वेश्चन है, मेला एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर किसको, अवध को ये आपको ध्यान में रखना है। अवध जो है उसको मेला एडमिनिस्ट्रेशन कहकर जो नोबल ऑफिशियल्स हैं उनको रिटेन कर दिया गया, सोल्जर्स को जॉबलेस कर दिया गया और उसको अपने अंडर कर लिया। तो ये जो रीजंस थे ये क्या कर रहे थे, भड़काने का काम कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसके बाद जो थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, ये एक टेक्निक थी, ठीक है,
जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया में अपने आप को और विस्थापित करना चाहते थे, ठीक है? उसी के कारण कि ये एक ब्रिटिशर टेक्निक थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ फर्स्ट प्रिटेंडेड बाय द लॉर्ड डलहौजी, मैंने आपको बता ही दिया 1840 को, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। इसमें क्या था कि जो हिंदू के जो रूलर थे, वो क्या करेंगे, जो नेचुरल अगर उनका बेटा उनका खुद का बेटा नहीं है, अगर वो किसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या होगी, वो उसको ब्रिटिशर के अंदर मिला लिया जाएगा। जो गोद लिया हुआ बच्चा कभी भी राजा नहीं बन सकता, ठीक है? तो दोज प्रॉब्लम एडेड टू द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ ब्राह्मण्स। इससे क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे उनको अंदर आक्रोश पैदा हो गया, ठीक है? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनकी पोजीशन को, उनके जो राज्य थे उनको हड़पना चाहते थे। कौन? ब्रिटिशर। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 का जो रिवोल्ट हुआ। सेकेंडली जो हुआ कि आप सबको मालूम है सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस। तो आप सबको मालूम है इंडिया जो है वो क्या सोशल एंड रिलीजियस सेंसिटिव शुरू से ही है, ठीक है? हम सबको मालूम है कि हम रिलीजियस माइंडेड एंड सोशल्स, हमें सबको मालूम है हम बहुत जल्दी अर्ग हो जाते हैं, काफ़ी इनसेंसिटिव हैं, ठीक है? तो यही कारण तब भी थे, ठीक है? 1850 में क्या हुआ, हिंदू लॉ बने, उसमें क्या था, द हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया, लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, क्रिश्चियंस बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या था, लोगों के अंदर आक्रोश पैदा शुरू हो गया कि जो हिंदूज़ हैं उनको क्या बना दिया गया है, क्रिश्चियंस, और उनकी जो जायदाद है वो क्रिश्चियनिटी में जाना शुरू हो गई, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, दे पीपल आर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट है प्लानिंग टू कन्वर्ट द इंडियन टू क्रिश्चियनिटी, मैंने आपको बता ही दिया। अबॉलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है, 1829 को ये इसको अबॉलिश कर दिया, ठीक है? फीमेल जो इन्फेटेंसी, मतलब जिनको जिंदा, जैसे उनके पति मर जाते हैं तो उनको जिंदा ही जला दिया जाता था, उनको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है? लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज 1855 को, ये जो मैरिज एक्ट था 1855, ठीक है, 1855 को ये जो एक्ट था ये पास कर दिया गया कि जो विडो है उसको रीमैरिज कर सकती है। तो ये जो था, ये है तो, जैसे ये देखिए, ये काम तो अच्छे थे, ये सब काम अच्छे थे कि विडो की रीमैरिज करना, सती प्रथा को ख़त्म करना, इन्फेटेंसी को ख़त्म कर देना, ठीक है? तो इन सब का काम तो ठीक था, लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त की जो धारणाएं थी उसके अगेंस्ट था, ठीक है जी? तो आज हम समझते हैं कि ये चीज़ें अच्छी थी, बट उस टाइम के जो बिलीफ्स थे, रिलीजियस माइंड थे, जो पर्सन्स थे, उनके अगेंस्ट था। इसीलिए जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वो इसी के कारण हुआ, ठीक है? मतलब ये भी वन ऑफ द रीज़न था उनमें से, कि ये रीज़न था कि जो लोग थे उनसे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो सोच थी उनके अगेंस्ट हो गई। इंट्रोड्यूसिंग द वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी, डायरेक्टली चैलेंज टू द ऑर्थोडॉक्स ऑफ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। जो क्या हुआ कि जो पुरानी जो हिंदू कल्चर था और जो मुस्लिम एजुकेशन थी उनको चैलेंज था, जो वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन था वो चैलेंज था। इसीलिए भी जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही, तो उनके अगेंस्ट थे 1857 में, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राम, ये देखिए ये भी अच्छे काम थे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड, बट यस, ऑन दैट टाइम हमारे माइंड में जैसे कोई नई चीज़ आती है और हमारे पे कोई राज्य करता है तो हमें उस चीज़ के मालूम नहीं है, हम धीरे धीरे उसके फ़ायदे पता चलते हैं, बट ऑन दैट टाइम हमें मालूम नहीं था कि रेलवे का क्या काम था, टेलीग्राम का क्या काम था, ठीक है? तो हमारे जो वहाँ तब के जो संग्रामी थे उनके माइंड में सस्पिशन पैदा होगा कि ये भी इनका फ़ायदा है, जो ब्रिटिशर्स हैं ये फ़ायदा ले रहे हैं हमारा, और हमारे से रेलवे बनवा रहे हैं, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी अपने माइंड में एक सस्पिशियस का काम कर गया, ठीक है? तो भी हमारे जो इंडियंस थे वो अगेंस्ट 1857 में उनके अगेंस्ट हुए, ठीक है? अब देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉज क्या थे। इकोनॉमिक कॉज क्या थे, जैसे कि रूरल एरिया में जो किसान होते थे, जमींदार होते थे, उनको क्या हैवी टैक्सेस देने पड़ गए, ठीक है जी? हैवी टैक्सेस उनको देने पड़ गए, जो सीधे-सीधे मेथड थे कौन से, इकोनॉमिक कॉजेज़ के, ठीक है? जो 1857 के कारण क्या थे, देखिए अब किसान पेशेंट जो थे, जमींदार जो थे, वो सब अगेंस्ट हो गए किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। मैनी ऑफ द ग्रुप आर अनेबल टू मीट द हैवी रेवेन्यू, ठीक है? वो क्या था, उनको रेवेन्यू, क्योंकि तब आपको मालूम है तब ना इतना इक्विपमेंट हमारे पास थे, ठीक है जी? रेन पे हम डिपेंडेंट थे, अगर, और तब जो टैक्सेस थे, हैवी टैक्सेस लगाए गए थे, तो उसके कारण क्या था, हम ना लोन रीपे कर पा रहे थे, ना हम क्या कर पा रहे थे, हम खाने के लिए भी जो हमारे पास इतना अन्न भी नहीं होता था कि हम खा भी सकते हैं। तो उसके कारण भी जो लोगों के अंदर जो आक्रोश था वो ज़्यादा शुरू हो गया, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ स्पॉय बिलोंग टू द पेसेंजर क्लास, ठीक है? किसान जो थे वो काफ़ी हताश हुए, उन्होंने काफ़ी स्पॉय शुरू करने की अगेंस्ट शुरू हो गए ब्रिटिशर्स के, ठीक है? ऑल द इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन इन इंडिया इंग्लैंड, देयर इज एन इन्फ्लेक्शन ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड इनटू इंडिया, ठीक है जी? तो क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री थी, तब की जो इंडस्ट्री थी 1857 के टाइम की, तो क्या था कि जो इंग्लैंड में जो चीज़ चाहिए थी वही मैन्युफैक्चर की जाती थी इंडिया में। इंडिया को ध्यान में रख के कोई भी ऐसी चीज़ इंडिया के लिए नहीं बनाई जाती थी। तो ये भी अगेंस्ट, सीधा-सीधा जो इकोनॉमिक रीज़न था 1857 में, कि वो अगेंस्ट था किसके, के जो ब्रिटिशर्स थे वो सीधा-सीधा हमें क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद हैंडक्राफ्ट, जो हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड बी कंप्लीट एंड
competent and cheap machines made to goods from the Britons, ठीक है। जितने भी हैंडीक्राफ्ट जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारा कुछ कहाँ से आ रहा था, ब्रिटेन से आ रहा था। तो और हमें प्रॉपर सीधा कम्पीट कर रहे थे। इवन उनका वो चीप होता था और हमारे पे क्या होता था, हमें हाईली टैक्स होता था, तो हमारा वो चीज़ जो होती थी वो एक्सपेंसिव हो जाती थी। ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था जिसके कारण कि ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री कॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था मिलिट्री कॉज था, ठीक है। उसमें क्या था कि इंडियन स्पॉय फॉर्म्ड 87% ऑफ, ठीक है, मोर देन 87% ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। क्या था कि जो इंडियंस थे 87% जो थे, उससे भी ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स ट्रूप थे उसमें, जो इंडिया में थे उसमें 87% तो इंडियन ही थे, बट वर द कंसिडर्ड इन्फीरियर टू द ब्रिटिश सोल्जर। जो इंडियंस को क्या माना जाता था, इन्फीरियर माना जाता था, ठीक है। इन्फीरियर, कमज़ोर, उनको मतलब एक बुरी नज़र से देखा जाता था कि ये कमज़ोर हैं, ये हमसे नीचे हैं। इन्फीरियर मतलब नीचे हैं। बट यस वो 87% देखिए हम कैसे गुलाम थे। कहते हैं गुलामी वो नहीं होती कि हम किसी जंजीर में हैं, अगर हम मन से गुलाम हैं तो हम गुलाम हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर मन से ही अगर आप गुलाम हो जाते हो तो आप गुलामी कर ही लोगे, ठीक है। अगर आप देखिए भगत सिंह क्या थे, जेल में भी थे लेकिन उनके मन को उनको गुलाम नहीं किया गया, तो आज भी वो आज़ाद हैं। वो तब भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं। तो यही बात होती है, अगर आप मन से आज़ाद हैं, मन से आज़ाद होना चाहते हैं तो कोई भी जंजीर आपको रोक नहीं सकते। तो ये देखिए 87% मतलब 13% हैवी थे किस पे, 87% पे। आप ये देखिए कितनी बड़ी हम जंजीर में थे, मन की जंजीर की। यस हम गुलाम बन गए थे उनके। तो यही जंजीर जो थी हमें क्या लेकर डूब गई उनके अंदर, ठीक है। हम वहीं से कमज़ोर होना शुरू हो गए, ठीक है। एंड इंडिया स्पॉय वॉज लेस पेड, ठीक है। उनको कम सैलरी दी जाती थी एज कम्पेयर टू यूरोपियन स्पॉय, ठीक है। उनका रैंक भी कम होता था, उनको रैंक भी कम दिया जाता था। अगर सेम रैंक भी है तो उनकी सैलरी कम होती थी, ठीक है। दे वर रिक्वायर्ड टू सर्वेयर एंड सर्वे द इन एरिया ऑफ वेरियस फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है जी। उनको कहाँ पे कर दिया जाता था, उनकी जो सर्विस थी वो उनके हाउसेज से काफ़ी दूर रखी जाती थी, ठीक है। और एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर वो अपने हाउस के नियर बाय ही उनकी ड्यूटी रखी जाती थी। 1857 में लॉर्ड कैनिंग जो थे इश्यू सेवरल जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट विच रिक्वायर्ड दैट द स्पॉय मस्ट डू रेडी फॉर द स्वेयर इवन फॉर द ब्रिटिशर लैंड अक्रॉस द सी, ठीक है। ये इसमें क्या था, जनरल जो सर्विस एक्ट आया था उसमें क्या था कि जितने भी स्पॉय हैं, जितने भी इंडियन स्पॉय हैं, उनको क्या है इंडिया के जो बाहर की लैंड है, ब्रिटिशर्स की लैंड है, उस पर भी जाके सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या था, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में एक एक्ट बनाया था। ये भी क्या रीज़न था कि जो रिवॉल्ट होने का एक वन ऑफ द रीज़न था, ठीक है। उसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग, मैं आपको बताना, ये फर्स्ट जो लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का वो कौन था, यही था। और फर्स्ट वॉइस रॉय कौन था, वो भी लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स जॉन कैनिंग वॉज द स्टेटमैन एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटनी, ठीक है ना। तो म्यूटनी के टाइम आपको ये मालूम होना चाहिए, जब ये 1857 की जो म्यूटनी, गवर्नर जनरल कौन था तब ये गवर्नर जनरल था। उसके बाद इसको वाइसराय बनाया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट वाइसराय, ये देखिए फर्स्ट वाइसराय 1858, 57 में जब म्यूटनी होती है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और जब ये एक्ट बनता है 1858 का जो एक्ट बनता है, ठीक है, वो एक्ट के अंडर वो क्या बन जाता है, वॉइसरॉय, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वॉइसरॉय कौन था, हमारा फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था, चार्ल्स जॉन कैनिंग, ठीक है। ये इवेंट क्या था, द इम्पॉर्टेंट इवेंट था। म्यूटनी जो थी उसको सप्रेस करने के लिए सक्सेसफुली थी और पासिस द काउंसिल एक्ट, ठीक है। काउंसिल एक्ट पास हुआ 1861 में, ठीक है। उसमें क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, वो भी किसके द्वारा किया गया, उसके कैनिंग के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है कि पोर्टफोलियो जो सिस्टम है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, 1861 में कैनिंग के द्वारा। विड्रॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स मैंने आपको 1840 में लॉर्ड लॉजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, वो 1858 के जो एक्ट है उसमें क्या है, खत्म कर दी, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो ये भी क्या था, क्रिमिनल कोड जो थे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो भी कब 1858 के जो एक्ट है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ठीक है जी। उसके बाद जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है वो एनेक्ट किया गया। इंडियन पिनल एक्ट कोड जो है 1858 वो एनेक्ट किया गया, ठीक है। और इमीडिएट एक्ट, आपको ये मालूम होना चाहिए जो इमीडिएट कॉज क्या था। सबसे पहले तो हम मैंने आपको बताया पॉलिटिकल क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इकोनॉमिकल क्या था, ठीक है। और जो हमारा मिलिट्री कॉज क्या थे। बट यस इमीडिएटली कॉज क्या था, वो जहाँ से ये जो आग थी वो एक बारूद का काम किया। तो वो क्या था, 1857 में इवेंचुअली ब्रॉक आउट ओवर द इंसिडेंट ग्रेटेस्ट कार्टेज, ठीक है। जो कार्टेज थी, ग्रेस्ड कार्टेज था, क्या था कि जो राइफल थी, तब की जो राइफल थी, जैसे राइफल है तो राइफल में क्या था, उसको आपने देखा होगा यहाँ पे ग्रीस लगती थी, ठीक है। जो ये थी, इस ग्रीस में क्या था, या तो बीफ, ठीक है जी, बीफ, या फिर जो पिग था, पिग, ठीक है, या काव की बीफ, काव या पिग। तो काव क्या है, जो हिंदूज हैं, हिंदूज जो हैं,
हिंदूस इसको मदर मानते हैं, ठीक है जी, एज ए मदर, ठीक है, काऊ को। और ऐसे ही पिग को भी एक सेक्रेट मतलब एक पवित्र जानवर माना जाता है मुस्लिम में। तो क्या था कि जो ये राइफल थी, राइफल की जो ग्रीस थी उसको मुंह से खोला जाता था और उसमें क्या था, जो ये बीफ था उसको डाला गया था। तो ये जो इमीडिएट कॉज था, इसके कारण क्या हुआ, जो हमारे मंगल पांडे जी थे, ठीक है, मंगल पांडे जी को इसके बारे में मालूम पड़ा और वो अगेंस्ट हो जाते हैं इस चीज़ के। 1850 मार्च 1857 में वो अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है, बरक्कापुर, ठीक है, बरक्कापुर यूपी में है, ठीक है जी। और वो क्या होता है, वो अगेंस्ट क्या है, वो अपने सीनियर जो ऑफिसर है उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है जी, रिफ्यूज़ टू यूज़। उसने क्या करते हैं, वो रिफ्यूज़ करते हैं, मंगल पांडे जी उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं और अपना ही जो सीनियर ऑफिसर है उस पर अटैक कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 को उनको क्या होता है, उनको डेथ की जो सज़ा दे दी जाती है। तो ये जो था इमीडिएट कॉज था। और इसके बाद ये जो आग लगती है, फिर वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ, जैसे कानपुर की तरफ, बिहार की तरफ, जो है नानाजी जो झांसी है उनकी तरफ। और फिर उसके बाद 9 में 85 सोल्जर इन मेरिट रिफ्यूज टू यूज दीज राइफल्स, ठीक है जी। तो क्या होता है, और उनको क्या कर दिया जाता है, 10 साल की सज़ा दी जाती है, 10 साल की जो सज़ा है उनको सुना दी जाती है। तो ये जो इमीडिएट रीज़न थे कि क्या हुआ था कि जो इनफील्ड जो गन थी, इनफील्ड, आपको ये भी मालूम होना चाहिए वो कार्टेज कौन सा था, न्यू इनफील्ड, ये देखिए न्यू इनफील्ड राइफल्स जो थी उसका कार्टेज था, ठीक है जी। उसका ग्रीस में जो थी पिग की जो, और जो आपने बीफ थी, काव की बीफ थी, उसको मिलाकर जो ग्रीस किया जाता था। और उसका जो ग्रीस का जो कवर था उसको खोलने के लिए जो मुंह का काम मुंह से खोला जाता था। तो इसीलिए जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने क्या किया, बरक्कापुर के वो स्पॉय थे, ठीक है जी, और उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपने सीनियर पे अटैक कर देते हैं। इसी रीज़न के कारण उनको क्या 8 अप्रैल को क्या फांसी दे दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। अगेंस्ट क्या होता है, मंथ के बाद क्या होता है, 9 मई को क्या होता है, 85 सोल्जर अगेंस्ट इन मेरठ। मेरठ में क्या करते हैं, वो राइफल्स को अगेंस्ट थे, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, उनको क्या 10 साल की सज़ा दे दी जाती है। ये इमीडिएट रीज़न थे कि जिससे ये रिवॉल्ट काफ़ी आगे बढ़ना शुरू। और फिर क्या हुआ, ये सेंटर बनता गया धीरे धीरे। जैसे ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो भी इसके नेबरहुड, जैसे पटना आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, जैसे कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, ठीक है, बिहार, इन सब ने क्या हुआ कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने लग पड़े। तो कौन कौन थे, लखनऊ क्या था, इट वॉज द कैपिटल ऑफ अवध, अवध की तब की कैपिटल क्या थी, लखनऊ। तो बेगम हजरत जो थी, हजरत महल क्या थी, एक्स किंग ऑफ अवध, ठीक है, बेगम ऑफ एक्स किंग, जो एक्स किंग थे उनके जो पति थे वो मारे गए थे। तो क्या था कि वो लीडरशिप में, उनकी लीडरशिप में रिवॉल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके बाद क्या होगा कि वो अनेक्स कर लेंगे अवध को भी, ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के उस पर इनको अनेक्स कर दिया गया, तो बेगम हसरत ने इसीलिए रिवॉल्ट कर दिया गया, ठीक है जी। उसके बाद कानपुर में कौन करता है, नाना साहेब, ठीक है, जो पेशवा सेकंड है, उनका जो गोद लिया बेटा है कौन है, नाना साहेब। तो नाना साहेब कानपुर में रिवॉल्ट करते हैं जो 1857 में। देखिए ना, पहले कहाँ से शुरू होता है, बरक्कापुर से। कौन करता है, मंगल पांडे जी। फिर धीरे धीरे जो अपने मेरठ में स्पॉय मिटनी होती है, धीरे धीरे इसकी हवा जो है वो सब तरफ फैलती जाती है, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार, ठीक है, नेबरिंग में सारी फैलती जाती है, ठीक है जी। उससे क्या होता है, रिवॉल्ट धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये काम होता है, फिर झांसी की तरफ होता है, ठीक है जी, वो रिकैप्चर्ड द ही ज्वाइन टू द नाना साहिब ऑफ बाजीराव। ही ज्वाइन द रिवोल्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द पेंशन by the Britisher. The viceroy was the short-lived. Kanpur was recaptured by the refurbishment. Revolt was suppressed and terrible weakens. Nana Sahib escaped. द ताइत्या टॉपे कंटिन्यू द स्ट्रगल, ठीक है। जो नाना साहेब हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं इससे। और जो इनका जो सुप्रीम कमांडर है वो ताइत्या टोपी, जो उस टाइम का जो सुप्रीम कमांडर था नाना साहेब का, वो क्या करता है, वो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट इस रिवॉल्ट में, ठीक है, अगेंस्ट किसके, जो ब्रिटिशर्स हैं। और फाइनली क्या होता है, ताइत्या टोपे भी पकड़ा जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और फिर मार दिया जाता है। ऐसे ही जो रानी झांसी हैं, ठीक है, वो क्या है, 2 ईयर ओल्ड, 22 मतलब 222 साल की जो रानी लक्ष्मीबाई जी थे वो 22 साल के थे। उन्होंने क्या किया, जो आपको मालूम ही है कि अडॉप्शन जो इन्होंने किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि आप गोद लिया हुआ बेटा जो है शासन नहीं कर सकता। तो उसके चक्कर में, उसके कारण जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने यही बोला था कि मैं अपनी जो मातृभूमि है उसको नहीं दूंगी। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 में विद्रोह कर दिया और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई, ठीक है। तो शी फाउट जेंटली, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स बट वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड बाय द इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही जो ग्वालियर में जैसे ये ग्वालियर में फाइट करते हैं, पहले क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अपने आप को बचा लेती हैं, एस्केप हो जाती हैं, ठीक है, एस्केप बच जाती हैं। फिर क्या होता है, वो ताइत्या टोपे और दोनों ग्वालियर की ओर कूच करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, ग्वालियर को फिर से रिकैप्चर कर लेते हैं बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है।
पहले ये रानी झांसी जी जीतती हैं, फिर क्या होता है ब्रिटिशर्स इन पे फिर से अटैक करते हैं और क्या होता है कि ये ब्रिटिशर्स फिर से ग्वालियर को इनसे छीन लेते हैं और यहाँ पे दोनों मारे जाते हैं। बिहार की तरफ से जो कुंवर सिंह जी थे, उन्होंने इस रिवोल्ट का जो था वो जो अगेंस्ट जो 1857 है उसको लीड किया था। कहाँ से? बिहार से, ठीक है। सप्रेस एंड द रिवोल्ट, द जो रिवोल्ट था, देखिए ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, सप्रेस हुआ। उसके रीज़न क्या थे? सबसे पहला रीज़न तो ये था कि हमारी जो पावर थी ऑन दैट टाइम की वो बटी हुई थी। कोई जैसे कि रानी झांसी है, वो ग्वालियर और झांसी से फाइट कर रहे हैं। कानपुर से जो आपके नाना साहब हैं, दिल्ली से शाह आलम सेकंड हैं। तो ये जो पावर थी वो कलेक्टिव नहीं थी, ये सब कलेक्टिव नहीं थे। इनके जो काम हैं कलेक्टिव नहीं थे, इनके जो जो भी एक्शंस थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर वो कलेक्टिव नहीं थे। अगर ये कलेक्टिव होते तो मे बी हमारी जो फर्स्ट जो हमारी इंडिपेंडेंस की फाइट थी वही लास्ट होती और हम वहीं से फ्री हो गए होते, बट नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंडली हम रीज़न देख लेते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा एक टेबल बनाया है कि दिल्ली से कौन रिवोल्ट करता है, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, और कौन उसके अगेंस्ट जो होता है उसको सप्रेस करता है, जॉन निकलस, ठीक है जी। लखनऊ से बेगम हजरत महल हेनरी लॉरेंस उसके अगेंस्ट होते हैं। कानपुर में नाने साहेब, ठीक है, सर कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है जी, उनके अगेंस्ट होते हैं। झांसी और ग्वालियर में कौन? लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे, तो जनरल ह्यूज रोज जो होते हैं वो उनके अगेंस्ट होते हैं। बरेली से कौन होता है? बहादुर खान, खान बहादुर खान, सर कॉलिन वेल जो है उनको सप्रेस करते हैं। इलाहाबाद एंड बनारस से कौन? मौलवी लियाकत अली, और उनको भी कॉलिन वेल जो है वही जो कॉलिन ऑन्सलन, ठीक है, उनको सप्रेस करते हैं। बिहार से कौन होते हैं? कुंवर सिंह, विलियम टेलर जो है उनको सप्रेस करते हैं। तो ये जो सीधे सीधे जो प्रीलिम में या फिर स्टेट लेवल के क्वेश्चन हैं सीधे सीधे पूछा जाता है कि आपसे ये पूछ दिया जाएगा दिल्ली से जो 1957 में रिवोल्ट हुआ कौन उसका लीड कर रहा था, और या फिर उनके अगेंस्ट कौन सा ब्रिटिशर ऑफिशियल था। तो ये क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे बन जाते हैं, ठीक है। अब हम नीचे देख लेते हैं कि ये जो रिवोल्ट है वो फेल क्यों होता है, ठीक है जी। सबसे पहले लिमिटेड अपस्प्रिंग, मतलब इसकी जो अवेयरनेस है ऑल ओवर इंडिया में नहीं फैलती है, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया यूपी और मेरठ और बैरक्कापुर में अगर शुरू होती है ये जो म्यूटनी शुरू होती है, तो ये जो है दिल्ली, जो हमारा कानपुर जो इसके नियर बाय है वहीं तक ये पहुंचती है। ये पूरी उसकी जो है अवेयरनेस अपस्प्रिंग जो है पूरे इंडिया में नहीं फैलती है और ना ही इसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो लार्ज प्रिंसिपल स्टेट हैं, जो प्रिंसली स्टेट हैं, हैदराबाद, मैसूर, तेलंगाना, कश्मीर, ये जो हैं ये क्या, और स्मॉलर वन ऑफ द राजपूतानास डिड नॉट ज्वाइन, मतलब उनकी तरफ से ये ज्वाइन नहीं किया जाता इस फाइट को। 1857 का जो विद्रोह है इसको ज्वाइन नहीं किया जाता। मोस्ट अनसक्सेसफुल होने का कारण सबसे पहला यही था कि जो जो भी तबके ताकतवर, जैसे कि आप ये देखिए कि कोई अगर किसी को अगर हराना है तो आप 2 या 3 एक साइड हो जाते हैं और 10 एक साइड हो जाते हैं, ये 10 की ज़्यादा पावर है। तो ऑब्वियसली ये अगर ये 10 भी इनके साथ मिल जाते हैं तो इंग्लिश को हराना बहुत ईजी था, बट यस तब उन्होंने इनके साथ नहीं दिया, जिसके कारण कि 100 साल और हम अंग्रेजों के अधीन रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, साउथ जो था, साउथर्न जो प्रोविंस था वो भी पार्टिसिपेट नहीं लेता है। नो इफेक्टिव जो लीडरशिप भी थी, देखिए सबकी अलग अलग से थी। दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड थे, ठीक है, ग्वालियर और उससे झांसी की रानी थी, ठीक है। तो ऐसे क्या था, ये जो इफेक्टिव लीडरशिप भी थी उसकी जो लैक थी, मतलब जो एक इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए थी। उस जो 1857 का जो विद्रोह था अगेंस्ट द ब्रिटिशर अगर होती मे बी वो जीत जाते, बट इफेक्टिव लीडरशिप ना होने के कारण वो हार जाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड क्या, उनके पास ना तो जो रिसोर्सेज थे इन टर्म ऑफ मैन एंड मनी, ठीक है, उन बट इंग्लिश के पास क्या था, इंग्लिश के पास मैन की सप्लाई और मनी की सप्लाई, आर्म की सप्लाई, ठीक है। तो काफ़ी थी इंडिया की 70% इंडिया उनके अंडर था, तो वो कहीं से भी आर्मी को मनी को कलेक्ट कर सकते थ्रू द टैक्सेस। बट जो इनके अगेंस्ट थे वो तो उनके पास तो लिमिटेड आर्मी और मनी थी, ठीक है। नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास की भी पार्टिसिपेशन कम थी। इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास ने रिचेस्ट मर्चेंट ट्रेडर एंड जमींदार हेल्प टू द ब्रिटिश टू सपोर्ट द सप्रेस द, क्या था कि मिडिल मैन जो एजुकेटेड मिडिल मैन थी, मिडिल क्लास थी, जो रिच मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, जमींदार थे बंगाल के, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर को हेल्प किया कि इस रिवोल्ट को दबाया जाए, ठीक है। तो ये जो मेन रीजन थे कि जिसके कारण कि ये जो रिवोल्ट है वो अनसक्सेसफुल हुआ। उसके कारण क्या हुआ, जो ये रिवोल्ट हुआ उसके जो रिजल्ट क्या हुए, ठीक है, एंड ऑफ कंपनी रूल, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसका रूल खत्म हो जाता है और सीधे सीधे हम क्या करते हैं 18 अप स्प्रिंग ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम डायरेक्टली क्या हो जाता है इंग्लैंड के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल तो खत्म हो जाता है, बट हम ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अंडर आ जाते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाते हैं। द रिवोल्ट मार्क्ड एन एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो जाता है।
डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मैंने आपको बताया कि इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश रूल खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो खत्म हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का जो रूल है वो शुरू हो जाता है। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द लॉर्ड कैनिंग इन द दरबार ऑफ इलाहाबाद इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1 नवंबर 1858 इन द नेम ऑफ द क्वीन। ठीक है जी, 1858 का जो फर्स्ट दरबार था इलाहाबाद में लगा। ठीक है, ठीक है। उसमें क्या प्रोक्लेमेशन किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जितनी भी पावर है, जो भी टेरिटरी है, वो किसके सीधा क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाएगा। तो किसने किया, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया गया, वाइसरॉय। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाय द क्वीन। मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गया, क्वीन, क्राउन के अंडर आ गया। ठीक है। द इंडिया ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया में क्या है, ऑफिस को बनाया गया जहाँ से क्या कि इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट किया गया, गवर्न किया गया। ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस, इट वॉज द प्रॉमिस टू द ड्यू टू अटेंशन टू पेड द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया। यहाँ पे क्या 1858 का जो एक्ट है आया, उसमें क्या उनको प्रॉमिस किया गया कि आपका जो भी आपके कस्टम्स हैं, आपके ट्रेडिशंस हैं, आपके रिलीजियस मैटर्स हैं, उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके उसके बाद क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफिस को क्या बना दिया गया, वॉइस रॉय बना दिया गया। राइट ऑफ द इंडियन रूलर वर द रिकॉग्नाइज। ठीक है, जो इंडियन रूलर हैं उनके राइट को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है कि आपके जहाँ पे आप राज कर रहे हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हैं वो हमारे द्वारा ही किया जाएगा, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया जाएगा। डॉक्ट्राइन लैप जो था, जो मैंने आपको बताया कि गोद लिया वो बच्चा जो था, उसको अभी अब ये जो 1840 में जो लॉ डलहौजी के द्वारा लगाया गया था उसको अबॉलिश कर दिया गया। द राइट टू अडॉप्ट द सन एज ए लीगल हायर वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है जी, कि गोद लिया वो बच्चे को भी आप एज ए सन मान सकते हैं। Military recognized to the ratio of the Britisher to the Navy increased, but the armory of remained in the hand of English. It was arranged to the dominance of Bengal army. ठीक है जी, इसमें क्या किया गया कि ब्रिटिशर्स को जो आर्मी टू द सोल्जर, इंडियन सोल्जर को जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनको बढ़ा दिया गया, बट आर्मरी जो है वो इंग्लिश के हैंड में ही रखी गई। ठीक है, उससे क्या हुआ कि डोमिनेंस जो है वो अगेन किनकी रही, ब्रिटिश क्राउन की। ठीक है, तो ये जो मेन रीजन थे जिसके कारण क्या ये रिवोल्ट को सक्सेसफुल नहीं माना गया। और यस, कुछ एक अच्छे काम भी हुए इस कारण, बट एट द एंड जो ये होता है, ये जो रिवोल्ट होता है, ठीक है, और वो क्या, एट लास्ट द रिवोल्ट वॉज अनप्रेडिक्टेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है जी, ये क्या है, एक अनप्रेसिडेंट इवेंट जो है वो इंडिया की हिस्ट्री में होता है। यूनाइटेड थ्रू द लिमिटेड वे में हम एक यूनाइटेड होते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो यूनाइटेड होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, चाहे वो लिमिटेड वे में होता है, थोड़ा सा होता है, बट यस ये फर्स्ट इंसिडेंट था जब इंडिया के जो नॉर्मल जो पीपल थे, जो लोग थे, वो भी यूनाइट होते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, मैनी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर ए कॉमन कॉज। ठीक है, कॉमन कॉज के लिए वो इकट्ठे होते हैं। कौन सा कॉमन था, फ्रीडम फॉर द कंट्री। ठीक है, तो द रिवोल्ट फेल टू अचीव द डिजायरेबल गोल। ठीक है, जो रिवोल्ट है, जो 1857 का रिवोल्ट है, वो जो चाहता था डिजायरेबल गोल, कि जैसे वो गोल चाहता था, मतलब ऐसे हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए ब्रिटिशर से, वो तो नहीं मिलती, बट यस कहीं हद तक हमें ऐसे जो उनके थ्रू जो हमें जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो रिकग्नाइजेशन ऑफ जो रूलर थे उनको मिलना शुरू हो गई। वो किसका कारण था, 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसी का कारण था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बुक्स रिटन ऑन द रिवोल्ट 1857 के ऊपर जो बुक्स बनाई गई, उसका सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, कि जो सीधे ये बताया जाओ, क्वेश्चन में ये होता है कि आप ये बताएं ये बुक किसके द्वारा लिखी गई। जैसे कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो द बुक कौन सी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, उसके बाद सेकंड बुक है रेवोल्यूशन 1857। ठीक है, अ सिम्पोजियम बाय द पूर्णचंद जोशी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बुक है ये किसके द्वारा, पूर्णचंद जोशी। द इंडियन म्यूटिनी 1857 बाय जॉर्ज बुश मेल्सन। ठीक है, इसके द्वारा कौन सी, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ग्रेट म्यूटिनी बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं सीधे ये रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स 1857 बाय द इकबाल हुसैन। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ द ट्रूथ, एक्वेशन ऑफ द ट्रूथ, एक्सकावेशन ऑफ ट्रूथ, मतलब जो ट्रूथ को देखना, ट्रूथ को खोज करनी, उसकी खोज करनी। अनसंग हीरो ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सदीक खान। ठीक है, तो ये जो बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई, खान मोहम्मद साकिब खान। ठीक है, तो ये जो 1857 का जो फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंस वॉर था वो क्या था, ब्रिटिशर्स के लिए अलार्मिंग शुरू था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1861 में क्या किया,
अब एक जो अमेंडमेंट्स करते गए, ठीक है जी, जो हमारा काउंसिल एक्ट आया जिसमें कि उन्होंने अपनी जो काउंसिल्स थी उसमें भी इंडियंस को पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, इंडियन कांग्रेस आई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई 1885 में, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही है, ठीक है, कि कैसे वो आते हैं और किसके द्वारा वो लाई जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ये हम जो हैं वो उनके द्वारा ये जो हमारी नेशनल कांग्रेस को लाया जाता है, ठीक है? और कब वो शुरू होती है और धीरे-धीरे कैसे वो मॉडरेट फेज़ आता है, फिर वो पैसिफिस्ट जो हमारा पार्टीशन आता है। हम धीरे-धीरे चैप्टर वाइज़ करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है? ये थोड़ा लेंथी इसीलिए हुआ है कि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड बताई कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया में 1600 में आते हैं, हॉकिंस 1609 में आता है, 1611 में क्या उनको फर्स्ट जो सूरत में 13 में सॉरी 13 में क्या है उनको सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए इजाज़त मिलती है, 1660 में फिर से वो उनको मछलीपट्टनम में खुलने के लिए मिल जाती है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है 17, 18 में क्या फारूक सियार क्या करता है उनको क्या करता है दस्तक दे देता है, ठीक है? और धीरे-धीरे वो फाइट ऑफ प्लासी की फाइट होती है 1757 में, फिर बक्सर की फाइट होती है, जिससे क्या वो सुप्रीमेंसी हो जाती है बंगाल में और फिर धीरे-धीरे वो इंडिया में अपनी बादशाहत पैदा कर लेते हैं, ठीक है? तो ये एक हमारा जो चैप्टर था, ये जो चैप्टर था वो डिपेंड ऑन म्यूटिनी था, ठीक है? मैंने ओवरऑल सब कुछ इसमें कवर किया है। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।